हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है सलोनी जो लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हैं। इन्होंने भी सीयूटी एग्ज़ाम दिया था, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे और आज की इस वीडियो में पूरी अपनी जर्नी ये आपके साथ शेयर करने वाली हैं। आज की वीडियो में सारे क्वेश्चंस मैं इनसे पूछूंगा कि इन्हें सीयूटी के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी, ये आपके साथ टिप्स शेयर करेंगी और कॉलेज लाइफ के बारे में भी आपको बताएंगी। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्क्रीन पर आपको सलोनी का सीयूटी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत अच्छे से सुनिएगा। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो आज हमारे साथ है सलोनी। सबसे पहले सलोनी, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आज जो मैं आपसे सीयूटी रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा, इससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो इससे पहले हम आज के सेशन को चालू करें, मैं चाहूंगा आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें स्टूडेंट्स को। So, hello everyone. I'm Saloni Rohil and I'm from Jhajjar, Haryana, and I'm currently pursuing BA History Honors from Lady Shri Ram College for Women, New Delhi. तो सलोनी, आज के सेशन में मैं आपसे दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले हम सीयूटी की बात करेंगे, आपने कैसे प्रिपरेशन करा उससे रिलेटेड मैं सारे सारे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। और उसके बाद फिर कॉलेज रिलेटेड मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि इस समय आप लेडी श्री राम कॉलेज में हैं और बहुत सारे बच्चों का ये सपना है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े कॉलेजेस में जाएं। उनके मैसेज आते रहते हैं, तो आपके आंसर से उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम सीयूटी की बात करते हैं, तो आप सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं उसको आंसर कर दीजिए कि आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। लाइक जैसे ही बोर्ड एग्जाम ओवर हुए उसके बाद आपको टाइम मिलता है सीयूटी प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी थी? बोर्ड एग्जाम्स ओवर होते हैं तो हमारे पास 2 मंथ्स का ही अराउंड टाइम था। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो डिलीटेड टॉपिक्स थे सबसे पहले मैंने उनको कवर किया, क्योंकि ठीक है। जो टॉपिक्स हमने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रखे थे उनकी अराउंड 4 to 5 टाइम्स ऑलरेडी रिवीजन हो चुकी थी। मैंने सबसे पहले रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया। देन उसके बाद जो टॉपिक्स मैंने पढ़ रखे थे मैंने उनको रिवाइज किया। काफी बच्चे ऐसा करते हैं कि रिलेटेड टॉपिक्स तो कवर कर लेते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि जो टॉपिक्स उन्होंने कवर कर रखे हैं कि वो तो हमने रिवाइज कर ही रखे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। और उसके लिए सबसे जरूरी है आपके नोट्स। आपके नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। आप किसी भी वेबसाइट से किसी भी यूट्यूब चैनल से अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपके नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। और वो बहुत ही हम्म। ज्यादा शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। आप उसमें शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होंगे वो बेसिकली आपके 3 एग्जाम्स एक दिन में होंगे। तो आपके लिए इजी नहीं होगा कि आप उन बहुत लॉन्ग नोट्स हैं तो आप उनको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको नोट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट। ठीक है, एकदम शॉर्ट नोट्स करना है और डिलीटेड टॉपिक्स पहले करना है। सही बात है, बोर्ड्स हमने अभी दिए हैं तो वो हमसे आते हैं। और सलोनी, इस बार यह है कि बहुत कम टाइम मिला है। आप मान के चलिए सिर्फ 30 डेज मिल रहे हैं बच्चों को सीयूटी के लिए। तो स्ट्रेटेजी के साथ आप ये भी बताइए कि आखिरी में रिवीजन आपने कैसे करा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और सब कुछ वो भूल रहे हैं। तो रिवीजन टिप्स भी जरूर से शेयर करिए। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, आप जो आपके नोट्स बनाते हैं उनमें आप, जैसे कि अगर मैं बात करूं हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की, तो वहां पे क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो वहां पर आप क्या है, एक टाइमलाइन बनाएं। और तो बेसिकली मैं क्या करती थी, मैंने मेरे स्टडी टेबल के अराउंड पेजेस स्टिक कर रखे थे, जिनको फ्री टाइम में मैं उनको रिवाइज कर लेती थी। तो आप भी ऐसी टाइमलाइन बना सकते हैं चार्ट पेपर के ऊपर और उन्हें बार बार रिवाइज कर सकते हैं। शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हैं और उनके बीच में उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेजर इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो है मॉक टेस्ट। काफी बच्चे क्या करते हैं, एंड में मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग से ही आपको मॉक टेस्ट देने शुरू करने हैं। जैसे ही आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, आपको मॉक टेस्ट तभी से देना है ताकि आपको पता चले कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक है। अगर मैं बात करूं तो अब बहुत सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, एंड आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो वो आपको स्टार्टिंग से ही देने हैं। रिवीजन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट को लेके चलना है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि पहले के कैसे थे। क्योंकि किसी पोर्शन से ज्यादा आता है तो किसी पोर्शन से कम आता है। और जैसे कि बात करूँ, हिस्टोलॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सेम पॉलिटिकल साइंस में भी लास्ट टाइम यही पैटर्न फॉलो हुआ था। और अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, इंग्लिश की, तो वहां पर जो है आपके लास्ट टाइम क्या थे,
जो आपकी मेन ग्रामर पोर्शन है वहां से ज्यादा क्वेश्चन आए थे और वोकैब से कम आए थे। सो आपको इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के लिए तो आपको मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप किसी हम्म। स्पेसिफिक बुक को पढ़ेंगे। तो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देने हैं। मॉक्स बहुत जरूरी है। इससे पहले जितने भी सीयूटी इंटरव्यू हुए वहां पर सारे टॉपर्स ये चीज बार बार बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एग्जाम फैक्टर ने ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए ह्यूमैनिटीज के। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जरूर से दीजिए, स्टार्टिंग से आप देंगे तभी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, तो जरूर से आप करिए। सलोनी, फिर आपने देखा होगा आपके साथ बहुत सारे आपके क्लासमेट होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो कुछ ऐसी टिप्स जो आपको लगता है कि बच्चों को स्टार्टिंग से फॉलो करना चाहिए, मतलब अगर वो स्टार्टिंग से ये चीजें करेंगे तो उनको सीयूटी आसान लगने लगेगा, तो वो जरूर से बताइए। सबसे पहली बात क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पूरे दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या वो सोचते हैं कि हम्म। 3 डेज में मैं इस सब्जेक्ट को कवर करूंगा, 3 डेज में इस सब्जेक्ट को। तो मेरे को क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कि आप हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दें। आपके एक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी जरूरी होती है। और आपको ये देखना होता है कि कौन से टाइम पे आपका माइंड ज्यादा फ्रेश होता है, तो आप उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा मॉक्स सॉल्व कीजिए, ताकि लाइक जैसे कि बताया मॉक्स तो सॉल्व करने जरूरी है ही, लेकिन कई बार होता है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, तो आप उस टाइम पे मॉक्स को ना सॉल्व करें। आई गेस मॉर्निंग जो टाइम होता है वो जैसे मैं भी करती थी, तो मैं मॉर्निंग में ही मॉक्स को सॉल्व करती थी, लाइक उस टाइम पे काफी फ्रेश रहते थे। सो और दूसरी जो चीज जिसके बारे में लाइक बहुत सारे बच्चों को इस टाइम पे स्ट्रेस भी होगा, और मुझे भी काफी स्ट्रेस था। तो मैं क्या करती थी कि मैं मेडिटेशन भी करती थी। लाइक इससे आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। बहुत सारी चीजें चल रही होती है, कोई कहता है कि लाइक आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए, दोस्त भी कहते हैं कि नहीं काफी जो है आपका एग्जाम बहुत टफ आने वाला है। हम्म। तो मैं सबको ये बता दूं कि देखो, एग्जाम टफ या इजी वो आपकी प्रिपरेशन पे क्या है, बिल्कुल बेस्ड है। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, मेडिटेशन करनी है, आप योगा भी कर सकते हैं। और आपको ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा लाइक 12-14 आवर्स पढ़ रहे हैं, पढ़ना जरूरी है, बट ब्रेक्स भी लेने हैं। बेसिकली आपको मोबाइल से इस टाइम पे मैं यही कहूंगी कि कम से कम यूज करें, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। और सलोनी, इसी में आप और ये मुझे बताइए कि आपने जो एक पॉइंट रखा भी कि इस समय बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट रहते हैं, ये बिल्कुल सही है, बहुत स्ट्रेस है बच्चों को। और अब क्या होता है, बोर्ड एग्जाम देके वो थक जाते हैं, फिर सीयूटी आ जाता है, फिर फैमिली प्रेशर इतना होता है। तो इसमें आप और ऐड करिए कि लाइक आप क्या डेली रूटीन आपका कैसा रहता था, अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप साथ में कैसे मैनेज करती थी, और मेडिटेशन बारे में भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहती है तो जरूर से करिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेस ऑब्वियस है, सबको होता था, मुझे भी होता था, इसके लिए मैं मेडिटेशन भी करती थी। और फोन से क्या है, मैं ज्यादा से ज्यादा दूर रहती थी, क्योंकि मेरे सारे नोट्स नोटबुक पे ही होते थे, मैं कोई ऑनलाइन नोट्स नहीं देखती थी, ना ही मैं बनाती थी, क्योंकि आपको उसकी नीड भी नहीं है। आपके पास एनसीईआरटी है, आप उसको कवर करो, अपने मॉक टेस्ट लो, उनको सॉल्व करो, सिंपल। हाँ, लाइक बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो उन्होंने रिवाइज कर रखा है उसको कम रिवाइज करते हैं, अब वो सोचते हैं ये तो हमने रिवाइज कर ही रखा है, इसको अब हम क्या ही देखें। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपने चाहे कितना भी अच्छा पढ़ रखा हो, आपको कितना ही आपके कॉन्सेप्ट्स कितने ही क्लियर, अगर आप एक प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप वो चीज भूल जाएंगे, क्योंकि अब मैंने बताया 3-4 सब्जेक्ट्स एक ही दिन होंगे, तो वो इतना इजी नहीं होता है। और हिस्ट्री जैसे पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में आपको डेट्स बहुत अच्छे से याद करनी पड़ती है, वरना आपकी देन गलत हो जाएगा, देन नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सो सबसे पहली बात तो आपको स्ट्रेस लेना ही नहीं है। हम्म। लाइक सीयूईटी का जो एग्जाम है, बोर्ड से बस 1-2 लेवल ही ऊपर आएगा। एंड सारे जो आपके एमसीक्यूज वगैरह होंगे वो आपके क्या होंगे, आपके एनसीईआरटी से ही बेस्ड होंगे, वो स्लाइड ट्रिकी होंगे। लाइक आपसे थोड़ा सा डीप पूछा जाएगा, बट होंगे वो बिल्कुल एनसीईआरटी से ही। और आपके पास क्या रहता है कि 50 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको उसमें से सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही आंसर करने होते हैं, और आप इजीली उनको आंसर कर सकते हैं। क्योंकि अगर 1-2 क्वेश्चंस आपके बाहर से भी आ जाते हैं, लाइक हमारे जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में 1-2 क्वेश्चंस आ गए थे बाहर से, मेरी शिफ्ट में भी और काफी जो मेरे फ्रेंड्स थे उनकी शिफ्ट में भी आए थे। ये अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 10 कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, लेना ही नहीं है कि उसके तो सिर्फ मैं कहती हूँ ब्लाइंडली आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सारे टॉपर्स एक ही चीज बोल रहे हैं सब इंटरव्यू में कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से करना है। सीयूटी में वो क्वेश्चन कितने भी घुमा दें, कितने भी डिफिकल्ट क्यों ना दे दे, एट द एंड वो आने एनसीईआरटी से ही है। आपका जो बोर्ड का प्रिपरेशन चल रहा है वो भी एनसीईआरटी से है। तो सीयूटी कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है।
अभी क्या है, यूट्यूब पे सीयूटी को बिल्कुल यूपीएससी जैसा बना दिया है कई जगहों पर, कि मतलब बहुत डिफिकल्ट आता है, नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप कर सकते हो। चैनल पर जितनी एमसीक्यूज वीडियोस भी आ रही हैं पूरी एनसीईआरटी बेस्ड, इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आएगा। और बाय चांस अगर एक दो क्वेश्चन बाहर से आ भी जाते हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना नहीं है, आप स्किप कर सकते हो उन क्वेश्चन को, तो टेंशन वाली कोई भी बात नहीं, स्मार्ट वर्क आपको करना है। सलोनी, आई एम डैम श्योर कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनने बोर्ड्स में तो बहुत अच्छा करा, लेकिन सीयूटी में उनका स्कोर डाउन हो गया एकदम से। तो अगर आपने उनको थोड़ा ऑब्जर्व कराओ, नोटिस कराओ, तो क्या ऐसी गलतियां थी जो उनने कर दी जो बच्चों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कुछ तो? आपका तो मैं यही कहना चाहूंगी, आपका बोर्ड का स्कोर लाइक कम रहा हो, ज्यादा रहा हो, वो आपके सीयूईट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। कि अगर किसी के 98% आए हैं तो उसका सीयूईट में भी अच्छा परसेंटाइल ही होगा। लाइक मैं खुद की बात करूं तो मेरे 95% ही आए थे। तो मुझे खुद भी उस टाइम पे लग रहा था कि शायद मैं सीयूईटी में अच्छे स्कोर नहीं कर पाऊंगी, शायद मैं 90% भी नहीं जाएगा, बट ऐसा नहीं है। तो बेसिकली ये सब जो पूरा जो गेम है ये सिर्फ रिवीजन का ही है। जो एकदम एश्योर हो जाते हैं कि हमारे इसमें अच्छे मार्क्स आए हैं, हमने ये टॉपिक्स कवर कर ही रखे, तो इन्हें क्या ही पढ़ना। लाइक वो कुछ ज्यादा ही लाइक मतलब कि वो उन टॉपिक्स को एकदम साइड कर देते हैं कि हम ये टॉपिक्स करेंगे नहीं, हमें तो बहुत अच्छे से आते हैं। तो आपको ऐसा हम्म। बिल्कुल नहीं करता, आपको हर टॉपिक को टाइम देना है। बट वो डिपेंड करता है कि जो टॉपिक आपने कम पढ़ रखा है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, और जो आपने ज्यादा पढ़ रखा है उसको भी टाइम दो। टाइम देना जरूरी है, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को भूलने लग जाते हो। तो आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करनी है, चाहे आपके बोर्ड्स में कम मार्क्स आए हैं चाहे कैसे भी आए हैं। क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो ऑब्वियस है वो माइंड से आपकी स्किप हो जाएगी और आप देन क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और सलोनी, इंग्लिश का भी जरूर से बताइए, बच्चों को बहुत डर लगता है। जनरल टेस्ट तो आपने दिया नहीं था, इंग्लिश आपने दिया था, तो इंग्लिश के बारे में जरूर से बता दीजिए कि मतलब आपने कैसे प्रिपरेशन करा था। सो जैसे कि मेरे पास भी कम ही टाइम था और इस बार तो और भी ज्यादा कम टाइम है, तो हम्म। बेसिकली आप इंग्लिश के लिए लाइक एक बुक फॉलो करनी चाहेंगे तो उसकी कोई नीड नहीं है। क्योंकि अगर मैं बताऊं, इंग्लिश का एग्जाम बहुत ज्यादा इजी आता है। सो लाइक वैसे तो बुक्स बहुत सारी है, बट इस टाइम पे टाइम नहीं है आपके पास, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स को सॉल्व करें। और अगर आप वोकैब पे ध्यान देना चाहते हैं तो आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं, वर्ड पावर मेड इजी, जो कि मैंने भी फॉलो की थी। अम, लेकिन अगर मैं बताऊं कि तो आपको वैसे उसकी भी नीड नहीं है, क्योंकि मैं लाइक जो इंग्लिश का जो एग्जाम है वो काफी ज्यादा इजी आएगा। वेदर आप कौन से भी फेज में दे रहे हो, आपको उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पूछे जाएंगे आपको ग्रामर के, लाइक एडवर्ब, एडजेक्टिव, यही सब। और वो बहुत ज्यादा बेसिक लेवल होगा, जो आप सेवन्थ एट्थ में पढ़ते हो लाइक वही उसका लेवल होगा। बस वहां पे ऑप्शंस थोड़े ट्रिकी होंगे और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा लाइक कौन सा ऑप्शन है। और जो पैसेज भी आएंगे वो भी काफी इजी आने वाले हैं। तो इंग्लिश के लिए मैं कहूंगी आप बिल्कुल मत घबराओ, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट को सॉल्व करो, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम बहुत ही ज्यादा इजी आने वाला है। लास्ट 2 ईयर से इंग्लिश का एग्जाम इजी ही आ रहा है और इस बार भी ऐसा ही है कि इजी आएगा। और अगर इजी वो कैब आएगा। आएगी भी ज्यादा भी तो वो ज्यादा हाई लेवल की नहीं आती है। लाइक आप ऑप्शंस में आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। मैंने अभी तक एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा है जिसने सीयूटी में डोमेन्स में अच्छा करा और इंग्लिश में उसके कम हो गए हो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, उनका इंग्लिश भी इतना स्ट्रांग नहीं है, उसके बाद भी उन्हें प्रैक्टिस करी और इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें, बेसिक पेपर आता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। सलोनी, सीयूटी रिलेटेड आखिरी आखिरी क्वेश्चन है आपसे मेरा, फिर हम थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ और कॉलेज लाइफ की तरफ चलेंगे। और वो मेरा ये है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बच्चों को बहुत इंटरेस्ट रहता है कि जो टॉपर होते हैं उनका डेली रूटीन क्या होता है, तो आपका क्या डेली रूटीन आप फॉलो करती थी सीयूटी प्रिपरेशन के टाइम पे? सो बेसिकली लाइक मेरा क्या है कि मुझसे जल्दी उठ के नहीं पढ़ा जाता था, तो मैं हम्म। पूरी नाइट स्टडी करती थी। लाइक मैं दिन में करीब 12 बजे उठती थी, और उसके बाद से क्या था, मैं 3 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी। और मैं जनरली सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट्स तक पढ़ती थी। उसके बाद मैं 10 मिनट्स का ब्रेक जरूर लेती थी। उसमें चाहे मैं कुछ खा रही हूँ, लाइक उसमें मैं सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप उसमें कोई म्यूजिक भी सुन सकते हैं। लाइक मैं मोटिवेशनल म्यूजिक भी सुनती थी। और आपको ज्यादा लंबे ब्रेक नहीं लेने हैं, लाइक 15 मिनट से ज्यादा तो आपको एक्सीड करना ही नहीं है, क्योंकि देन उसके बाद आपको फिर से जो आपका नेक्स्ट शेड्यूल है उसमें आने में काफी प्रॉब्लम होगी। हम्म। लाइक आप ज्यादा लंबे ब्रेक लोगे तो वो आपकी आप उस टॉपिक जो पिछला आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाओगे। और आपने जो भी लास्ट उस टाइम पीरियड में जो टॉपिक पढ़ा है, आप नेक्स्ट चीज पढ़ने से पहले एक बार उसको जरूर से जरूर रिवाइज करें। तो मैं यही करती थी, सिर्फ 50 मिनट्स तक पढ़ती थी, देन 10 मिनट्स ब्रेक लेती थी। और मैं जनरली क्या करती थी कि
थ्री थ्री आवर्स के अपने शेड्यूल करती थी, लाइक पर हम्म। सब्जेक्ट, मेरे 4 सब्जेक्ट्स मैंने लिए थे, तो मैं 3 आवर्स एक सब्जेक्ट को जरूर देती थी। अगर बात करूं मैं इंग्लिश की, तो वहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स ही देती थी, क्योंकि लाइक ज्यादा ऐसा कुछ सिलेबस होता नहीं था, बस जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते थे लाइक टेंसेस के, एडजेक्टिव्स के, उनको मैं रिवाइज करती थी, और वहां पे मैं ज्यादा से ज्यादा मॉक सॉल्व करती थी। और मैं लाइक क्या होता था कि अगर मैं वीकली बात करूँ, तो मैं वीकली हर सब्जेक्ट के कम से कम 5 से 6 मॉक जरूर सॉल्व करती थी। तो आपको मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करने हैं। तो बेसिकली मैं क्या करती थी कि एक चैप्टर में ऐसा उठाती थी हर एक सब्जेक्ट का, जो मेरे को ज्यादा नहीं, मैंने पढ़ा है, ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है, और एक चैप्टर जरूर ऐसा उठाती थी कि जो मैंने मेरे को अच्छे से पढ़ रखा है। लाइक आपको दोनों के अंदर बैलेंस करना होगा, ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही टॉपिक को पढ़ो। एंड देन मैं योगा और मेडिटेशन भी करती थी सुबह सबसे पहले उठने के बाद। और कई बार लाइक मुझे स्ट्रेस होता था, या मैं बहुत ज्यादा टेंस होती थी, या मुझसे कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज याद नहीं होती है, जैसे कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में, तो उस टाइम पे आप क्या है, मेडिटेट कर सकते हैं, या थोड़ा सा आपको सॉन्ग्स क्या है, एक थेरेपी की तरह काम करते हैं, तो आप वो हम्म। कर सकते हैं, या और भी आपकी कोई हॉबी है तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपको क्या है कि खुश रहना बहुत जरूरी है, आप स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके प्रिपरेशन को अफेक्ट करेगी। तो अगर पूरे हम सीयूटी रिलेटेड जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसमें सलोनी के आंसर्स को सम अप करते हैं, तो ये निकल कर आता है कि आराम से आप सीयूटी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, एक दो क्वेश्चन बाहर से भी आ जाते हैं, तो जो क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हैं उसमें हमें बहुत अच्छे से सोचना है और उसको करना है। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट वगैरह की डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सलोनी ने जो बुक्स रिकमेंड करी है उनकी डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। और टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं, टेंशन आप लोगे आप ही का लॉस है। तो ये चीजें आपको फॉलो करना है और रिवीजन पर बहुत फोकस करना है। सारे टॉपर से बार बार बोल रहे हैं कि रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम पार्ट टू की तरफ चलते हैं, वो है थोड़ा सा पर्सनल लाइफ और कॉलेज लाइफ मैं आपकी जानना चाहूंगा। तो लिटरली जितनी भी फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल के, उनके मुझे हर दिन मैसेज आते हैं कि भैया हमारा ड्रीम है, हमको एलएसआर में जाना है। और जितने भी मेल सब्सक्राइबर्स हैं उनका मतलब आता रहता है डीएम की भैया एलएसआर में तो नहीं जा सकते लेकिन डीयू के टॉप कॉलेज में जाना है। तो आप बताइए, आपका भी ये ड्रीम रहा होगा, तो जब आप गई तो लाइक वॉज इट वर्थ इट वहां पर जाना? क्या आपने वहां सीखा, क्या एक्सप्लोर करा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि दूर से समझ में नहीं आता है, जब आप वहां पर रहते हैं, जब एक्सप्लोर करते हैं तो सारी रियलिटी हमें मालूम चलती है। तो थोड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में और खास तौर पर एलएसआर के बारे में बताइए। सो अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो मेरा भी काफी बच्चों की तरह मेन टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी ही था। और मुझे वन ऑफ माय ड्रीम कॉलेज, मुझे लेडी श्री राम कॉलेज मिला फर्स्ट लिस्ट में। सो अगर मैं लेडी श्री राम कॉलेज की बात करूं, तो हाँ, वर्थ इट या मोर देन वर्थ इट आप कह सकते हैं लेडी श्री राम कॉलेज को। एक्सपोजर बहुत ज्यादा है यहाँ पे, आप डिफरेंट पीपल से इंटरेक्ट करते हो। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि ड्यू के आप किसी भी कॉलेज, किसी भी टॉप कॉलेज में चले जाएं, चाहे वो एलएसआर हो, चाहे वो हिंदू हो, या चाहे वो मिरांडा हो, तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक आपको बहुत सारी सोसाइटीज मिलती हैं। एंड प्रोफेसर्स की अगर मैं बात करूं, तो हाईली क्वालिफाइड है, और लाइक आपको जैसा कि आप सुनते हैं कि कॉलेज लाइफ में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, या सिर्फ आप लाइक मस्ती करते हैं, तो ऐसा तो देखो कुछ होता नहीं है। पढ़ाई आपको करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ सोसाइटीज के थ्रू ही नहीं, आप आपकी आप प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करते हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ वहां से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने कॉलेज में आके एक्सपीरियंस की। और एक्सपोजर की बात करूँ तो वो तो काफी है ही। सो मेरे लिए एलएसआर लाइक परफेक्ट कॉलेज है, और मैं यहाँ पे अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी कर रही हूँ काफी। और मैं उन बच्चों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी जो एलएसआर या किसी भी टॉप कॉलेज में आना चाहते हैं। तो मतलब जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेहनत करने लग जाइए, क्या पता आप कॉलेज पहुंचे सलोनी से वहां पर मिले। तो बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहिए। और इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा था सलोनी, तो आपने मुझे बताया कि इस समय आप पीजी में रह रही हैं। तो ये भी बताइए, बहुत सारे बच्चों यस। को रहता है कि यार सब घर छोड़ के कॉलेज जाएंगे, एक नई जगह होगी, नया कॉलेज, नए लोग, वहां अकेले रहना पड़ेगा, तो एक डर रहता है अंदर से। बहुत सारे बच्चों को तो प्रिपरेशन के साथ ये डर अलग से चल रहा होता है। तो आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब आप गई, क्या ये आपका फर्स्ट टाइम था अकेले बाहर जाना या पहले भी आप रह चुकी हैं? और कैसा एक्सपीरियंस था ओवरऑल? मैं फर्स्ट टाइम ही ऐसा था कि मैं घर से बाहर रहने के लिए आई। सो डरना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, फैमिली के बिना चीजों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है,
अगर आप पीजी में रह रहे हो। लेकिन लाइक आपको वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, आपके रूममेट्स जो होते हैं, लाइक सभी मतलब अपने घर से दूर आते हैं। तो लाइक अगर मैं बात करूँ अपने पीजी की, तो मुझे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगता अलग अलग, बिल्कुल मुझे अपनापन लगता है। लाइक मेरे चाहे मैं रूममेट्स की बात करूँ या पीजी मेट्स की बात करूँ, तो वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, काफी ज्यादा हेल्पफुल भी हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं रियलिटी बताऊं तो आप कॉलेज के काम में ही इतने ज्यादा बिजी रहेंगे कि आपको इन सब चीजों के बारे में सोचने का बाद में टाइम ही नहीं मिलेगा। आप आप बस यही काम करते रहेंगे। और टफ बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ, थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत आएगी, बट डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आप एक क्या है, न्यू लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अकेले भी चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। तो बस करते जाइए, एक्सप्लोर करेंगे तभी तो चीजों में मजा आता है। और सही बात है, सारे टॉपर्स यही बोल रहे हैं, इतना बिजी हो जाते हैं हम कॉलेज लाइफ में, टाइम ही नहीं बचता है बाकी चीजों के लिए। सलोनी, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, सबसे मैं पूछ रहा हूँ, जब आप गई कॉलेज में तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। मतलब आप बताइए कि क्या ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चे डेवलप कर सकते हैं, अगर ये स्किल्स उनके पास है तो उनको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा मतलब। तो कोई भी ऐसी टिप्स है या कोई एक टिप है जो आप शेयर करना चाहती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको लोगों से मिलना जुलना आना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अकेले ही रहें, आपको कॉलेज में न्यू फ्रेंड्स बनाने आने चाहिए। लाइक आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि प्रोफेसर्स पर भी वही इम्प्रेशन डालता है और आपके फ्रेंड्स पर भी। क्योंकि जब तक आप नए लोगों को नहीं जानेंगे, तो फिर क्या ही फायदा कॉलेज में जाने का। एंड जब भी आप नए लोगों को जानते हैं, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके एकेडमिक्स में भी। और अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, लाइक सोसाइटीज वगैरह वर्क, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एक्टिवली उनके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं आपकी स्पीकिंग स्किल्स पे ही डिपेंड करता है। तो यही एक चीज है जो आपको आनी चाहिए, देन तो आपकी कॉलेज लाइफ काफी इजी हो ही जाएगी। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको बहुत काम करना है। और जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब नहीं होता है कि आपकी हिंदी इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आपके अंदर जो है उसको आप कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। मतलब कई बार ऐसा होता है, सोचो आप अभी आपके साथ हुआ होगा, आप स्कूल में वाइवा देने गए, आपको आंसर पूरा बन रहा है बट आप बोल नहीं पा रहे। उसे बोलते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग नहीं है। तो उसे स्ट्रांग करो कि लाइक जब आप टीचरों से बात करो, नए लोगों से बात करो, तो जो आप असलियत में हैं वो सामने आ पाए, आप अपना थॉट प्रोसेस अंदर का बाहर शेयर कर पाओ। दो टॉपर से भी बात कर लिए, दोनों ने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, तो इस पर आप काम करिए, लोगों से बात करिए, इंटरेक्ट करिए, अपने आप ये चीज आपकी धीरे से इंप्रूव हो जाएगी। सलोनी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आखिरी में अगर आप कुछ बोलना चाहती हो बच्चों से तो प्लीज बोल दीजिए, फिर हम एंड करते हैं सेशन को। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि सीयूईटी के लिए आप बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल ना रहें, काफी इजी है और आप डेफिनेटली क्रैक करेंगे। और बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो मुझसे मिलने आएंगी भी एलएसआर में। तो ऑल द बेस्ट आपके आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सलोनी ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज इंटरेक्ट करके। आई होप आज बच्चों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपसे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। वेलकम सर।